7 साल की एक बच्ची। घर में प्यार से सब उसे जस्सी बुलाते। एक दिन माँ जस्सी की छुट्टियां बना रही थी और बगल में रेडियो पर गाना चल रहा था। जस्सी शांत होकर रेडियो का वो गाना सुन रही थी। जैसे ही गीत खत्म हुआ, बरबस ही जस्सी के मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। माँ ने इसकी वजह पूछी तो जस्सी ने कहा कि गाने को सिंगर ने क्या खूब गाया, कितनी अच्छी आवाज थी उनकी। माँ खुद एक बेहतरीन सिंगर थीं और पिता पंजाबी संगीत के जाने माने नाम। माँ को समझते देर नहीं लगी कि बेटी की दिलचस्पी संगीत में है। यही बच्ची आगे चलकर बेहद अनूठी और टैलेंटेड गायिका के तौर पर जसपिंदर नरूला के नाम से जानी गईं। जिसने जसपिंदर को सुना हो, जो संगीत की बारीकियों को जानते हो, वो यकीनन एक सिंगर के तौर पर इनकी बेमिसाल गायकी की बेहद कदर करते हैं। जसपिंदर गायकी के हर फन में माहिर मानी जाती है। गुरबानी, भजन, कव्वाली और रोमांटिक फिल्मी गानों में इन्हें महारत हासिल है। जसपिंदर के जो गीत सबसे ज्यादा बेचैन और असर पैदा करते हैं, वो इनके गाए विरह और दर्द के गीत हैं। इस मिजाज के इनके गीत सुनकर मानो कलेजा छलनी हो जाता है और दिल में हुक सी उठती है। आप तारे हैं बाराती सुनिए, आंखियों से गोली मारे की मिठास महसूस कीजिए और कभी तन्हाई में बैठकर इनके गाए। एक मुलाकात जरूरी है, सनम के दर्द को शिद्दत से महसूस कीजिए। यकीनन आपके मन में इस सिंगर के लिए सम्मान बढ़ जाएगा। सही मायने में गायकी की हर विधा में महारत रखने वाली एक कमाल की सिंगर, जिनकी गायकी ने अनगिनत गीतों को बेमिसाल बनाया। इस गायिका के स्वरों में यकीनन गजब का असर है। इनके गीत सुनकर कभी मन बेहद शांत होकर किसी अलग रूहानी दुनिया में पहुंच जाता है, तो कुछ गीतों को सुनकर दिल बेचैनी और उदासी के बेशुमार समंदर से भर जाता है। आज की पीढ़ी भले ही इनके हुनर के बारे में ना जानती हो, लेकिन 90 के दशक के लोग इस सिंगर को न सिर्फ बखूबी जानते हैं, बल्कि तमाम लोगों की ये पसंदीदा सिंगर रहीं। ये उनकी दमदार आवाज ही थी जिसने उन्हें एक वक्त बॉलीवुड की मशहूर सिंगर बना दिया। एक वक्त हर दूसरी फिल्म में उनकी आवाज सुनने को मिल जाती थी। तमाम अवार्ड शो में उनका जलवा दिखता था। वो तमाम मंचों पर अक्सर दिख जाती थीं। 1998 के बाद वो हर साल दर्जनों फिल्मों में गाना गाती थीं, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जसपिंदर एक-एक फिल्म के लिए मोहताज होने लगीं। ऐसा नहीं था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने इनसे मुंह मोड़ लिया, बल्कि जसपिंदर ही लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। कामयाबी के शिखर पर होते हुए आखिर ये सिंगर कहां गायब हो गई, जिसके चलते इनका करियर डूब गया। जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। क्या वाकई विदेशी प्यार में पड़ने और औलाद की चाहत के चलते जसपिंदर का शानदार करियर खत्म हो गया, या फिर साजिशन एक अफवाह फैलाकर लोगों ने इन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया? एक वक्त ऐसा भी आया कि जसपिंदर ने खुद मान लिया था कि इनका करियर खत्म हो गया और लोगों ने इन्हें भुला दिया। सालों बाद फिर कौन सी वो खबर आई जिसने इनकी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए? बताऊंगी इस पेशकश में आगे। और अंत में बात होगी कि आखिर क्यों इनके पति को नपुंसक कहा गया और मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी इस सिंगर के लिए क्यों अपने बेटे से ही भिड़ गए थे। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं जसपिंदर के शुरुआती दिनों और सिंगर बनने की कहानी।
50 के दशक के जाने माने संगीतकार सरदार केसर सिंह नरूला और हरियाणवी गायिका मोहिनी नरूला के घर 14 नवंबर 1970 को दिल्ली में जसविंदर का जन्म हुआ। तमाम लोगों का दावा है कि जसविंदर की रियल डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1964 की है। पिता के.एस. नरूला पंजाबी संगीत के बड़े नाम हुआ करते थे। इन्होंने मशहूर पंजाबी फोक सिंगर्स सुरिंदर कौर, आसा सिंह मस्ताना और यमला जट्ट के लिए संगीत तैयार किए थे और गुरबाणी की रिकॉर्डिंग की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनका परिवार बंटवारे के बाद पेशावर से दिल्ली आया था, जहां ये लोग पूर्वी दिल्ली के झील खुरेंजा इलाके में हाउस नंबर 783 में रहते थे। स्कूलिंग के लिए इंडिया गेट स्थित गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में जसपिंदर का दाखिला करा दिया गया। पढ़ाई में भी होशियार रही जस्सी के घर में संगीत का माहौल था, साथ ही खुद इनके खून में संगीत था। करीब 7-8 साल की उम्र में माँ ने इनके पिता को बताया कि जस्सी की संगीत में दिलचस्पी है और वो खुद भी बहुत अच्छा गाती है। तब पिता नरूला ने एक दिन बेटी जस्सी को बुलाया और कुछ गाकर सुनाने को कहा। बिना किसी झिझक के जस्सी ने पिता को नरेंद्र चंचल का गाना बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाकर सुनाया। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़े। इतनी छोटी उम्र की बेटी को प्रॉपर ऊंचे आलाप और सधे सुरों में गाता देख पिता नरूला भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इनकी मां को बुलाकर कहा कि मोहिनी, इस बेटी के रूप में मां सरस्वती साक्षात हमारे घर आई हैं। इसी के बाद से जसपिंदर को जयपुर घराने के पंडित सीताराम शर्मा के पास संगीत सीखने के लिए भेजा जाने लगा। लंबे वक्त तक यहाँ सीखने के बाद जस्सी ने रामपुर से हसवान घराने के मुश्ताक, हुसैन खान और गुलाम सादिक खान से भी प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उनकी पढ़ाई भी चलती रही। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद जसपिंदर ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पिता की सलाह पर जसपिंदर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट करना शुरू किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर उर्दू और फारसी के प्रभाव विषय पर रिसर्च करने लगीं। हालांकि अलग अलग वजहों और करियर की व्यस्तता के चलते ये थीसिस पूरी करने में इनको 14 साल का लंबा वक्त लगा और बाद में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। एक सिंगर के तौर पर जसपिंदर का करियर बहुत छोटी उम्र में शुरू हो चुका था। जस्सी 8 साल की उम्र से ही पेरेंट्स के साथ देश विदेश में जाकर मंचों पर प्रस्तुति देने लगी थीं। तब ये ज्यादातर भजन, गुरबानी, कीर्तन, सबद और सूफियाना गीत गाया करती थीं। जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र। कम उम्र में ही ऊंचे और लंबे आलाप में गाने वाली जस्सी को सुनकर लोग अक्सर ही हैरान रह जाते थे। ऐसा ही एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। जस्सी तब 9 साल की रही होंगी और माँ मोहिनी नरूला के साथ लंदन में एक कार्यक्रम में इन्होंने परफॉर्म किया। इतनी छोटी बच्ची की बेजोड़ गायकी सुनकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। मीडिया ने भी खूब अटेंशन दिया। कार्यक्रम के बाद बीबीसी के पत्रकार ने जस्सी से सवाल किया कि आपको कैसे गाने पसंद हैं। तब जसपिंदर ने अपने सीने पर हाथ रखकर बोला कि जो गाने यहाँ दिल को छू लें वही मुझे पसंद हैं। ये जवाब सुनकर वहां हर कोई हैरान था। बच्चों पर आधारित दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम के लिए एक बाल कलाकार की जरूरत थी। पिता के एस नरूला को पता चला तो वो 8 साल की उम्र वाली जस्सी को लेकर गए। ऑडिशन हुआ तो इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। ये कार्यक्रम पेश करने के लिए जस्सी को तब 45 रुपए मिले थे। इसके बाद तो संगीत से जुड़े कार्यक्रमों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जसपिंदर को दूरदर्शन में कई बार बुलाया गया। 13 साल की उम्र में इन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित नाटक फिर वही शाम में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। जसपिंदर का गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह के साथ खास रिश्ता था। जब इन्होंने कम उम्र में कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू किया तो जगजीत सिंह न सिर्फ इनका हौसला बढ़ाते थे बल्कि अपने कुछ कॉन्सर्ट में गाने के लिए इन्हें ले भी जाते थे। एक बार जस्सी ने बताया था कि जगजीत अंकल लुधियाना में एक कॉन्सर्ट के लिए ले गए थे। उनका बेटा विवेक शायद मुझसे 2 साल छोटा था। शो के बाद हम एक दूसरे के पीछे गोल घेरे में दौड़ रहे थे।
जैसा कि ज्यादातर बच्चे करते हैं। करीब 23 साल की उम्र तक जसपिंदर दिल्ली में ही रहकर स्टेज शो और कुछ कार्यक्रमों में प्रस्तुति देती थीं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिग्गज संगीतकार कल्याण जी दिल्ली आए हुए थे। इसी कार्यक्रम में जसपिंदर ने परफॉर्म किया। गायकी सुनकर कल्याण जी जसपिंदर से बहुत प्रभावित हुए और इनके पिता नरूला साहब से इनको मुंबई भेजने को कहा। साथ ही अपने बेटे विजू शाह से भी कह दिया कि जसपिंदर को अपनी आने वाली फिल्मों में सिंगर के तौर पर मौका दें। खैर, कल्याण जी के कहने पर जसपिंदर मुंबई पहुंच गईं और विजू शाह से मुलाकात की। उन्होंने इनका ऑडिशन लिया और उन्हें भी इनकी आवाज पसंद आई। इसी दौरान विजू शाह फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का संगीत तैयार कर रहे थे। इस फिल्म के लिए सारे सिंगर पहले से तय हो चुके थे, लेकिन फिर भी किसी तरह एक गाने में उन्होंने जसपिंदर से सुदेश भोसले के साथ एक डुएट गवा लिया। इसके बाद जसपिंदर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों समेत संगीतकारों से मिलने लगीं और ऑडिशन देती रहीं। अपनी बेहद सुरीली और शानदार आवाज के चलते इन्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुंबई आने से पहले जसपिंदर गजल सम्राट जगजीत सिंह के 1-2 एल्बम्स में कुछ गाने गा चुकी थीं। जगजीत जी के रेफरेंस से इनकी मुलाकात अनूप जलोटा से हुई। जलोटा साहब को जसपिंदर की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत संगीतकार नदीम श्रवण के पास भेज दिया। जसविंदर जब नदीम श्रवण के पास पहुंची तो इन्हें कुछ गाकर सुनाने को कहा गया। जस्सी ने नुसरत फतेह अली का एक गाना गाकर सुनाया, जिसे सुनकर दोनों इनकी आवाज के मुरीद हुए और इन्हें अगले ही दिन फिल्म जुदाई के टाइटल सॉन्ग समेत एक और गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया गया। अब तक छोटे मियाँ बड़े मियाँ रिलीज नहीं हो सकी थी। इससे पहले ही फिल्म जुदाई रिलीज हो गई और जसपिंदर के गाए दोनों ही गाने लोगों को बहुत पसंद आए। 1997 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें संगीत था अनु मलिक का और इसके एक गाने को आवाज दी थी जसपिंदर नरूला ने। ये फिल्म थी विरासत और वो गाना था तारे हैं बाराती चांदनी है बारात। इस गाने की लोकप्रियता का आलम क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी गीत की कामयाबी ने जसपिंदर का नाम तब के लगभग सभी दिग्गज संगीतकारों तक पहुंचा दिया। अब हर संगीतकार जसपिंदर को ढूंढने लगा था। यही वजह थी 1998 में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी फिल्में रिलीज हुईं जिनमें जसपिंदर ने तब के कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था। इनमें अनु मलिक के अलावा आनंद मिलिंद, जतिन ललित, आदेश श्रीवास्तव शामिल थे। 1998 में रिलीज प्यार तो होना ही था। सोल्जर, मेजर साहब, दुल्हे राजा करीब वो फिल्में रहीं जिनमें जसपिंदर ने कई सुपरहिट गाने गाए थे। आनंद मिलिंद के संगीत में फिल्म दुल्हे राजा का ये गाना भला कौन भूल सकता है। 1998 में ही फिल्म प्यार तो होना ही था रिलीज हुई थी। इसके टाइटल सॉन्ग की वेरिएशन को कभी गौर से सुनिएगा। यकीनन इस गाने को जसपिंदर ही इतना खूबसूरती से गा सकती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेहद उतार चढ़ाव से भरे इस मुश्किल गीत को गाने से जसपिंदर ने पहले मना कर दिया था। कई बार कोशिश करने के बाद जसपिंदर को लगा कि वो किसी भी हाल में इस गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के संगीतकार जतिन ललित से साफ कह दिया कि वो ये गाना नहीं गा सकेंगी। लेकिन संगीतकार जोड़ी ने उन्हें कन्विंस किया कि इस गाने के साथ असल इंसाफ सिर्फ जसपिंदर ही कर सकेंगी। संगीतकारों के भरोसे और साथी गायक रेमो फर्नांडीज के हौसला अफजाई करने के बाद जसपिंदर तैयार हो गईं और लंबे रियाज और प्रैक्टिस के चलते उन्होंने इसे इतना बेहतरीन गाया कि न सिर्फ ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया, बल्कि इसके लिए इन्हें अपने करियर का पहला बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, इस गाने के चलते ही वो बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग फीमेल सिंगर भी बन गई।
इस गाने की पॉपुलैरिटी का नतीजा ही था कि हर बड़ा संगीतकार जसपिंदर से अपनी फिल्म में गवाना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि जहां 1998 में जसपिंदर को महज 6 फिल्मों में गाने के मौके मिले थे, वहीं 1999 में ये आंकड़ा बढ़कर 17 तक जा पहुंचा। अर्जुन पंडित, हेलो ब्रदर, सिर्फ तुम, दाग दी फायर, होगी प्यार की जीत, सूर्यवंशम, संघर्ष, दिल लगी, दिल क्या करे जैसी कुल 17 फिल्मों में जसपिंदर ने तब के लगभग सभी दिग्गज संगीतकारों के संगीत निर्देशन में गाने गाए, जिनमें राजेश रोशन, अनु मलिक, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिल ललित, हिमेश रेशमिया, आदेश श्रीवास्तव, शंकर एहसान लॉय जैसे संगीतकार शामिल रहे। इन फिल्मों में जसपिंदर ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए, जिसके चलते देश ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में इन्हें पहचान मिल गई। 1999 में एक फिल्म आई थी, जानम समझा करो। मशहूर शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी इस फिल्म के निर्देशक थे। एक को छोड़कर इस फिल्म के सारे ही गीत खुद मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। यूं तो फिल्म के ज्यादातर गाने बहुत पॉपुलर और हिट रहे, लेकिन इसके एक गाने की बात ही कुछ और है। सबके बाराती आए डोली तू भी लाना। सबकी बाराती आई डोली तू भी लाना, दुल्हन। इस गाने के फिल्म में 2 वर्जन है, एक हैप्पी वर्जन और दूसरा सैड। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के दोनों वर्जन पहले अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड करा लिए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें हटाकर जसपिंदर की आवाज में फिल्म में शामिल किया गया। इसकी वजह भी जानने लायक है। दरअसल गीत के मिजाज के मुताबिक मजरूह सुल्तानपुरी चाहते थे कि इसे जसपिंदर गाएं, लेकिन बेटे अंदरीब की पसंद अलका याग्निक थी, इसलिए उन्होंने अलका से ही इसे गवा लिया। लेकिन ये बात जब मजरूह सुल्तानपुरी को पता चली तो वो न सिर्फ नाराज हुए, बल्कि इस बात पर अड़ गए कि हर हाल में ये गाना जसपिंदर से ही गवाया जाए। आखिरकार अंदरीब को अपने पिता के आगे झुकना पड़ा और जसपिंदर की आवाज में रिकॉर्ड करके इस गाने को फिल्म में शामिल किया गया। रिकॉर्डिंग के समय खुद मजरूह साहब स्टूडियो आए और जसपिंदर की गायकी की खूब तारीफें की थीं। साल 2000 से 2002 के बीच भी जसपिंदर का करियर अच्छा चलता रहा। इस बीच उन्होंने 30 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में तमाम हिट गाने दिए। इस दौरान हद कर दिया आपने। मिशन कश्मीर, मोहब्बतें, धड़कन, चैंपियन, मेला, दीवानगी, देवदास, हमराज जैसी फिल्मों में इनके गाने सुनने को मिले। जैसा कि अक्सर होता है, एक कामयाब और हिट सिंगर के पीछे हर संगीतकार पड़ा होता है। ऐसा ही जसपिंदर के साथ भी था। उनके करियर का पीक चल रहा था। 2000 के शुरुआती सालों में भी इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की भरमार थी। आलम यह था कि कई बार इन्हें लो बजट या बी ग्रेड फिल्मों में गाने से मना करना पड़ता था। कामयाबी जब कदम चूमती है तो अक्सर इसका नशा दिमाग खराब करता है। जसपिंदर को करीब से जानने वाले बताते हैं कि साल 1999 के बाद इस सिंगर में गजब का गुरूर और घमंड देखने को मिलता था। वो अक्सर लोगों को डांटते फटकारते नजर आती थीं। कई बार वो अपने फैंस को भी भला बुरा कह देती थीं। जसपिंदर को लगने लगा था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री और संगीतकारों की मजबूरी बन चुकी है। यही गलतफहमी आगे चलकर उनके करियर पर भारी पड़ गई। अब वो अपने करियर के बजाय दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गईं। बताया जाता है कि साल 2002 के बाद जब भी संगीतकार जसपिंदर से संपर्क करने की कोशिश करते तो संपर्क नहीं हो पाता था। मैनेजर से बात होती तो पता चलता कि वो कनाडा में है। कब तक लौटेंगी इसकी भी कोई पक्की खबर नहीं होती थी। इसलिए संगीतकारों ने दूसरी फीमेल सिंगर्स को उनकी जगह मौके देने शुरू कर दिए। आखिर क्या था जसपिंदर का कनाडा कनेक्शन? अब इसकी कहानी बताती हूँ। दरअसल जसपिंदर को कनाडा में रहने वाले मनमोहन नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिसर से प्यार हो गया था। मनमोहन पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे।
ये प्यार कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि मनमोहन ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर शायद साल 2003 में जसपिंदर से शादी कर ली। मनमोहन इंडिया शिफ्ट नहीं हो सकते थे और जसपिंदर का पूरा करियर मुंबई में था। अफेयर, शादी और फैमिली में जसपिंदर इस कदर मशगूल हो गईं कि अपने करियर से उनका ध्यान हट गया। इधर मुंबई में खबर फैली कि जसपिंदर शादी के बाद हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो चुकी हैं और मुंबई नहीं आएंगी। इसके बाद तो संगीतकारों ने इनसे संपर्क करना ही बंद कर दिया। 2003 के बाद नतीजा ये हुआ कि जसपिंदर को 3-4 फिल्मों में गाने के मौके मिलते थे। 2008 आते आते तो वो एक फिल्म के लिए मोहताज हो गईं। साफ कहें तो इनका करियर ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने जिसे एक बार भुला दिया, उसकी वापसी बेहद मुश्किल होती है। बाद में जसपिंदर ने मुंबई में रहना और समय बिताना भी शुरू किया, अपना पीआर भी बढ़ाया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2011 में उन्हें फिल्म एक मैं और एक तुम में एक गाना गाने को मिला, जबकि आखिरी बार उनकी आवाज साल 2014 में आई फिल्म चार साहिबजादे में सुनने को मिली थी। वक्त की बेरहमी देखिए, जिस कनाडा वाले प्यार और शादी के चक्कर में जसपिंदर ने अपना करियर कुर्बान किया, उसमें भी दिक्कतें आने लगीं। समय के साथ पति मनमोहन से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। साल 2013 में डीएनए में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जसपिंदर की अपने पति के साथ अनबन चल रही थी और वो करीब 8-9 महीने से पति से अलग अमेरिका में रह रही थीं। रिपोर्ट में दोनों के रिश्तों में दरार की वजह ये बताई गई कि जसपिंदर अपने पति से बच्चे चाहती थीं, लेकिन उनके पति बायोलॉजिकली इसमें सक्षम नहीं थे। कई वेबसाइट्स और अखबारों ने तो इनके पति को तब इम्पोर्टेंट यानी नपुंसक तक लिख दिया था। खैर, आखिर तक जब जसपिंदर पति मनमोहन से मान नहीं बन सकी तो उन्होंने अपना रास्ता अलग करते हुए तलाक ले लिया। ये तलाक 2014 में हुआ या इसके बाद ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही जसपिंदर ने प्रमोद कौल नाम के व्यक्ति से शादी कर ली और दोनों से 2 बच्चे भी हुए। सिंगर के तौर पर करियर खत्म होने के बाद जसपिंदर ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही महीने बाद इन्होंने इस पार्टी से दूरी बना ली। राजनीति में भी मामला आगे नहीं बढ़ा तो जसपिंदर नरूला अपनी निजी जिंदगी में मशगूल हो गईं। कुछ एक कार्यक्रमों और प्राइवेट इवेंट में वो कभी-कभी नजर आ जाती थीं। उन्होंने मान लिया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है और लोगों ने उन्हें भुला दिया है। लेकिन 25 जनवरी 2025 को यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई तो जसपिंदर को पद्मश्री देने का ऐलान किया गया। इस खबर ने यकीनन जसपिंदर को न केवल बेशुमार खुशी से भर दिया, बल्कि उन्हें एहसास भी हुआ कि उनके योगदान को भारत सरकार ने याद रखा। इस पुरस्कार के लिए उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और ये सम्मान अपने माता-पिता को समर्पित किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उनके पहले गुरु थे। इश्क इरादा कुछ भी नहीं है इश्क से ज्यादा। देश की मौजूदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जसपिंदर को कुछ शिकायतें भी हैं। वो कहती हैं कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा बदलाव आया है, संगीत निर्देशक बदल गए हैं, लोगों ने नए कलाकारों को काम दिया है और पुराने कलाकारों को भूल गए हैं। लेकिन मैं लोगों के सामने खुद को नहीं पेश करती। मैं काम के लिए किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। अगर वो मुझे बुलाएंगे तभी मैं गाने के लिए जाऊंगी। अपने करीब 50 साल के लंबे करियर में जसपिंदर ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों समेत कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। इसके अलावा कई नॉन फिल्मी एल्बम्स में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। गजल, शास्त्रीय गीत, लोकगीत समेत उन्होंने तमाम भक्ति गीत भी गाए हैं। वो अब भी कभी-कभी देश विदेश में होने वाले कॉन्सर्ट में अपनी गायकी का जलवा बिखेरती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस सिंगर से हमें और भी नायाब गाने सुनने को मिलेंगे। तो ये थी सिंगर जसपिंदर नरूला की कहानी।
इस सिंगर की लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नमस्कार।